हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा टारगेट डे 12 और इससे पहले हम लोग 11 टारगेट को कंप्लीट कर चुके हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि लगभग 20 टारगेट के आसपास हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट होता है। तो यहां पे भी आप लोग देखिएगा कि 20 टारगेट के आसपास ही अपना सिलेबस खत्म होगा, या 20 से 2 ऊपर चले जाएं, 1-2 नीचे हो जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन लगभग ये मान के चलिए कि 20 के आसपास हम लोग अपने सिलेबस को निपटा लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज है हमारा टारगेट डे 12 और इससे आप लोगों को समझ आ भी रहा होगा कि लगभग 70% सिलेबस आप लोगों का कवर हो चुका है। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार समझा रहा हूं, सिर्फ पढ़ते रहने और आगे बढ़ने से सिलेक्शंस नहीं होते हैं। जो पढ़ लिया है उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करने और मेरे प्यारे बच्चों रिवीजन प्रैक्टिस के दम पे सिलेक्शन होता है। अभी एक बच्चे का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं उठा लेता हूं क्योंकि बहुत बच्चा बार बार पूछ रहा है। वो आप ही के ग्रुप डी का बच्चा है। उसका कहने का मतलब यह है कि फुल मॉक टेस्ट अब स्टार्ट कर देना चाहिए क्या, और अगर देना भी है तो पहले प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट लगाने चाहिए या फिर टेक्स्ट बुक का लाइव मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन के जवाब से पहले भी ये बता दूं, बहुत सारे बच्चे हैं न्यू जो ये कह रहे हैं कि भैया टारगेट बैच ले आइए, जो हम लोगों का फाउंडेशन बैच लाने वाले हो आप, एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए। वो बैच तो आएगा लेकिन उसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये आप सब लोगों को बता चुका हूं। मैंने पहले ही कहा था कि जिसको ज्वाइन होना है वो पहले हो जाता। अब ये वाला बैच भी आगे बढ़ चुका है और जो अगला बैच है उसमें थोड़ा सा टाइम है, उसके बाद वो बैच आएगा, उसकी प्लानिंग चल रही है और फिर उसके बाद हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। बात करते हैं इसकी कि टेस्ट लगाना चाहिए क्या। 70% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है मेरे प्यारे बच्चे। आपको 110% ऑफ टेस्ट लगाना स्टार्ट करना चाहिए। और अब नहीं, टेस्ट तो आपको पहले से ही लगाना चाहिए, जिससे कि आपको अपनी औकात पता रहे कि कहां से स्टार्ट किया था और आज मैं कहां आ चुका हूं। तभी तो आप लोगों को टारगेट का मतलब समझ आएगा। आपको टारगेट बेस्ड स्टडी का फायदा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, वो तो पता लगना चाहिए। तो जब आपने ये स्टार्ट किया था ना, उससे पहले भी आपको टेस्ट लगाने चाहिए थे, बीच में भी टेस्ट लगाने चाहिए और अभी भी टेस्ट लगाने चाहिए। तो इसके लिए तो पूछने की जरूरत ही नहीं है कि टेस्ट लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। अब बात करते हैं पहले क्या लगाना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए तो मैं हर बार बोलता हूं कि आप लोगों को पता होना। देखिए ऐसा होता है, चाहे टाइम एंड वर्क हो, चाहे कोई साइंस का चैप्टर हो, लाइट चैप्टर है, 12th में भी पढ़ाया जाता है, 10th में भी पढ़ाया जाता है। लेकिन 10th का लेवल एक अलग है, 12th का लेवल अलग है। वो लेवल कैसे पता चलेगा? जब आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे। आप 12th लेवल के क्वेश्चंस नीट के या फिर इसके अलावा जेई के क्वेश्चंस देखना शुरू करो। आप सोचो लाइट के क्वेश्चन ही तो कर रहा हूं मैं, तो अगर जेई लेवल के भी कर लूं तो क्या फर्क पड़ता है? जेई की बात कर रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे काम नहीं चलता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक तरीके का मिरर है, जो आपको आईना दिखाता है कि भाई साहब ये चीज ऐसे आने वाली है, मतलब बिल्कुल सही चीज वो बताता है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको, जब आप ये टारगेट अचीव कर रहे थे, उसी समय आपको हर टारगेट में दिया जाता है, उसी समय आपको देखना ही चाहिए। लेकिन बात आ रही है फुल प्रीवियस ईयर लगाने की, तो निश्चित तौर से आप प्रीवियस ईयर टेस्ट जरूर से जरूर लगाइए और उसमें जीके वाले पोर्शन को छोड़ के, करंट जीके वाले को छोड़ के बाकी सारी चीजों को एनालाइज करिए कि मैथ्स में कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है और लाइट चैप्टर से कहां से, मतलब साइंस में कहां से क्वेश्चंस पूछ रहा है, रीजनिंग में किन टॉपिक्स को टच कर रहा है। और ना सिर्फ 2022 बल्कि 2018 के पैटर्न को भी देखिए कि 2018 का क्या रोल था, 2022 का कैसा रहा है। इन सारी चीजों में डिफरेंस को पता करके, इन सारी चीजों को देखने के बाद फिर अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाइए कि मुझे अब जो देखना है वो किस लेवल से तैयारी करनी है। पिछली बार की पोस्ट कितनी थी, तब ये कट ऑफ रही, अब कितनी पोस्ट है, अब क्या कट ऑफ रहेगी। इन सारी चीजों का एनालिसिस करिए और फिर मेरे प्यारे बच्चों अपनी स्टडी को उसी के अनुसार ढालिए। नहीं तो आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग, मुझे तो ये समझ नहीं आता ये कैसे कह रहे हो आप लोग कि अब लगाना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद लगाना चाहिए। मैं तो कहता हूं चैप्टर को पढ़ने से पहले भी एक नजर प्रीवियस ईयर चैप्टर पे मार लेनी चाहिए। सोल्व मत करो, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जैसे ही कोई भी चैप्टर पे आप जा रहे हैं तो उससे पहले आप अपने उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर से जरूर देखें। उससे क्या मिलता है? उससे आप लोगों को एक अंदाजा मिलता है। जैसे कि मेरे यहां अभी चैप्टर आया, मान लेते हैं कि भाई साहब मैंने लाइट चैप्टर पढ़ना है, तो मैं एक बार लाइट चैप्टर को इसमें खोलूंगा और एक बार देखूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए हैं। अब मैं इसे बंद करूंगा और जो मैंने लेक्चर दिया है आप लोगों को, फिर आप उस लेक्चर को देखेंगे। समझ रहे? तो आपके दिमाग में जैसे ही टीचर जब चीज पढ़ाएगा तो आपके दिमाग में वो स्टिक करेगी कि यार
ये वाली चीज ही पेपर में आई थी, तो आपका दिमाग उस समय और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको पहले भी देखने चाहिए, फिर चैप्टर जब कंप्लीट हो जाए आप उसका रिवीजन कर लो, उसके बाद भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने चाहिए। क्यों? अभी जो पहले देखा था प्रीवियस ईयर, वो मकसद था मेरा कि मैं उस चीज को कैच कर सकूं लेक्चर देखते समय कि क्या आ रहा है। और जब मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, मैंने उसको रिवाइज कर लिया, अब मैं ये देखना चाह रहा हूं कि मुझसे सारे प्रीवियस ईयर बन रहे हैं, यानी कि जो मेरे टीचर ने पढ़ाया है, जो मैंने प्रीवियस ईयर या कोई भी लेक्चर देखा है, उस चीज से मेरे क्वेश्चंस बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। और इसके बाद आप अपने चैप्टर वाइज टेस्ट लगाएंगे जो वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर नहीं समझ रहे हो तो समझो, इन्हीं चीजों से सिलेक्शन होंगे। नहीं तो मेरे प्यारे बच्चे, आप कितना भी स्टडी करते रहो, स्टडी से सिलेक्शन नहीं होते हैं। सिलेक्शन आप लोगों के प्रैक्टिस और रिवीजन से ही होगा। इस बात को लिख लो आप कहीं पे, स्टाम्प पे लिखवा लो चाहे मुझसे। मैं आपको बता दूं, जितना ज्यादा रिवीजन होगा, जितना ज्यादा आप लोगों की प्रैक्टिस होगी, उतने ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है? और स्पेशली फोकस करो साइंस, मैथ्स, रीजनिंग पे। ये जो चल रहा है, ये जितना हो रहा है बस उतना ही इनफ मानो, उससे ज्यादा लिपटने की जरूरत नहीं है। 20 नंबर में से लगभग 10 नंबर की स्टैटिक जीके और जीके का रोल रहता है, और 7 से 8 नंबर या 10 नंबर का जो रोल है वो आप लोगों का करंट जीके का रहता है, या उससे कोरिलेट होती हैं चीजें। तो करंट जीके को जरूर से जरूर करना होगा। वो जैसे ही पेपर की डेट अनाउंस होती है उस टाइम पे आप लोगों को करना होता है। अभी के लिए स्टैटिक जीके करिए या उन चीजों को करिए जो बदलने वाली नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, टारगेट डेट 12 है और अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे चल रहे हैं। स्टैटिक ये बातें जानना बहुत जरूरी होती है, इसलिए मैंने बताई, कोई मुझे शौक नहीं चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर से जरूर लगाइए, उससे आपको अंदाजा होगा। और मैं क्या एग्जांपल जो दे रहा था अभी आप लोगों को कि 10th वाला और 12th वाला, वो ये है कि देखो लाइट चैप्टर दोनों जगह है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके एग्जाम का लेवल क्या है? तो आपके एग्जाम का जो लेवल है वो 10th स्टैंडर्ड लेवल है। तो आप उसी स्टैंडर्ड में इतना ज्यादा रमना है, आपको इतना ज्यादा अच्छे से उस चीज को करना है कि वहां से कोई क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। इसलिए मैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल तो करने ही करने हैं, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम भी हम लोग सोल्व करते हैं। और उसके अलावा जो बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को भी करते हैं। वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे हर चैप्टर का टेस्ट है, उनको आप जरूर से जरूर लगाइए। यहां पे बात करेंगे नेक्स्ट 10 ब्रांचेस ऑफ साइंस। ये आपको 10 विज्ञान की शाखाएं ये तो कवर करनी ही करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कवर कर रहे हैं। एक आध क्वेश्चन 1 नंबर का आता है और ये क्वेश्चन देखने में बहुत सिंपल लगता है, और वो पूछ लेता है कि बताओ सेरिकल्चर किस चीज से रिलेटेड है, सेरिकल्चर किस चीज के अध्ययन को कहा जाता है। समझ रहे हो? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछेगा, और आप लोगों को अगर आते हैं तो आप डायरेक्टली आंसर दे दोगे, तो आपका टाइम बचता है, और ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत सॉलिड मार्क्स दिलवा देते हैं, और एक बार में ये याद नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें 10-10, 20-20 करके हम लोग याद करते हैं। नेक्स्ट है 10 मोस्ट इंपोर्टेंट साइंटिस्ट। पिछली बार आपने 10 साइंटिस्ट पढ़े थे, उनकी कुछ इंपोर्टेंट खोजें भी लिखी हुई थी। ऐसे ही अब आप 10 साइंटिस्ट और आगे के पढ़ोगे, उनको बहुत बहुत इंपोर्टेंट साइंटिस्ट है ये, और ये लगातार एग्जाम में आते रहते हैं, इसीलिए आप लोगों को दिया जा रहा है। इसके साथ यहां पे बच्चे कहते हैं कि भैया इंग्लिश में भी प्रोवाइड करा दो। अरे आज के टाइम में भी अगर तुम ऐसे भटकोगे मेरे प्यारे बच्चे, स्क्रीनशॉट लो, सीधा चैट जीपीटी पे डालो, गूगल ट्रांसलेट पे डालो, आपको इंग्लिश मिल जाएगी, बात खत्म। क्या करना है यार, क्यों खाली इतने टेंशन लेते हो आप लोग? डायरेक्टली डालोगे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मध्यकालीन भारत, दिल्ली सल्तनत, इसको हमें कवर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? दिल्ली सल्तनत से ज्यादा तो बाबर वाला पार्ट, अकबर वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। मुगल सल्तनत जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले आपको उसकी रूपरेखा बनाने के लिए दिल्ली सल्तनत को पढ़ना होगा, इसलिए हम लोग पहले इसे कर रहे हैं। देखिए, हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सब नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इतना सब पढ़ने के बाद क्वेश्चन फंसता नहीं है, इसलिए हम इंपॉर्टेंट पार्ट को कवर करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? जैसे कि अगर प्राचीन भारत में बात करें तो हमारे लिए जैन धर्म, बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से मध्यकालीन भारत के अंदर हमारे यहाँ मुगल काल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मॉडर्न इंडिया तो सारा का सारा ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें 1857 की क्रांति से शुरू होता है, और फिर उसके बाद गांधी जी से रिलेटेड चीजें, और ये सारी की सारी चीजें, आपका नरमपंथी, गरमपंथी, ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आप लोग दिल्ली सल्तनत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगा बाबर अकबर वाला, जो अगली बार आएगा, लेकिन उसकी जो रूपरेखा तैयार होगी वो यहीं से होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने जैन धर्म, बौद्ध धर्म कर लिया है, उसको याद कर लेना, वहां से क्वेश्चन बहुत पूछता है। फिर इसके बाद आप लोगों से बाबर अकबर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन उसकी रूपरेखा यहां से बनेगी। तो पहले हम इसको कवर करेंगे। मेडिएवल इंडिया का पार्ट है ये,
और दिल्ली सल्तनत को हम लोग कवर करेंगे। यहाँ 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक बात होगी। अब देखो, एक टीचर तो है जो आपको 4 घंटे 10 घंटे तक यही पढ़ाता रहेगा, लेकिन 4 घंटे 10 घंटे पढ़ने का हमारा कोई फायदा नहीं है। हम लोग सिर्फ इंपोर्टेंट चीजें पढ़ेंगे जो 20 से 30 मिनट के अंदर ही आप लोगों की कवर हो जाएंगी। तो उतना ही आप लोगों को करना है, उससे ज्यादा आप लोगों को कवर करना ही नहीं है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। बच्चे कहते हैं कि भैया इसके नोट्स आप इंग्लिश में भी दे दीजिए। एक बात बताओ, क्या आपकी किताब में नोट्स नहीं है? जो लेक्चर आप कर रहे हो क्या उससे आप इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो? भाई ये हिंदी में मैंने पढ़ा हुआ है, मैं हिंदी में आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कराता हूं, वो भी सिर्फ हेल्प के लिए। अभी तो आप लोगों के पास इतना टाइम है, आप अपने नोट्स क्यों नहीं बनाते? जो मैं लेक्चर आपको सेंड कर रहा हूं उसे देख के आप अपने नोट्स बनाइए ना इंग्लिश में। आप क्यों नहीं बनाते हो? आपको चाहिए सिर्फ कि रोटी मुंह में दे दे कोई डायरेक्टली, उससे काम नहीं चलेगा। नोट्स जब तक अपने नहीं बनते तब तक मजा नहीं आता है, इस चीज का ध्यान रखना। वो तो एक मजबूरी है कि आदमी यूज करता है, लेकिन अभी तुम्हारे सामने मजबूरी नहीं है, अभी तो तुम्हारे पास बहुत टाइम है, आप कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए उसको करिए। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति, हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले हम राष्ट्रपति कवर कर चुके हैं, ये मैं बता चुका हूं कि 2 से 3 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस तक भी, 5 क्वेश्चंस तक भी फिक्स है कि संविधान से आने ही आने हैं। अगर मैं बात करूं पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी, पूरी इकोनॉमिक्स, इन सबको एक साथ लगा लो, इन सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके संविधान से आते हैं। इसलिए संविधान को बहुत अच्छे से करना जरूरी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मेरे प्यारे बच्चों। तो संविधान का ही वो पार्ट है, उसमें वाइस प्रेसिडेंट को हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम राष्ट्रपति पढ़ चुके हैं, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, राज्यपाल पढ़ेंगे। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है क्लास 9th NCERT चैप्टर नंबर 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंड अस प्योर? ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आप लोगों को बता दूं, आपकी केमिस्ट्री की जो फाउंडेशन तैयार हो रही है ना मेरे प्यारे बच्चे, वो यहीं से हो रही है। और मैंने जैसे पहले लेक्चर में भी आप लोगों को बताया, अगर आप इसको नहीं करोगे आप इतना पछताने वाले हो, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा आगे। ये बेस है, बेस, और बेस को ही आप लोग मजे में लोगे तो फिर मेरे प्यारे बच्चे काम नहीं चलेगा। इतना इतना ज्यादा अच्छे से एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है एक एक चीज, आप अगर इसको कर लेते हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। और आपके जो क्वेश्चंस है ना वो डायरेक्टली हूबहू एग्जाम में ना मिले तो आप बता देना। काफी बड़ा चैप्टर है। इसके अंदर है क्या क्या? तो मेरे प्यारे बच्चे, मिश्रण क्या होता है, मिश्र धातुएं क्या होती हैं, समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, विलयन क्या होता है, समझ रहे हो? और इसके अलावा आप लोगों से यहाँ पे असंतृप्त में सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, यहां से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने मार्क कर रखे हैं, बाकी आ तो कुछ भी सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट वाले मैंने मार्क किए हुए हैं। यहां से एक क्वेश्चन हर हाल में आता ही आता है। तो ये जब तुम समझोगे, लेक्चर जो मैं दे रहा हूं उसमें एनसीईआरटी की एक एक लाइन करवाई हुई है, तो उससे समझोगे तब आपको ये चीजें याद होंगी। कुछ चीजें देखो याद ही करनी पड़ती हैं। आप मान लेते हैं कि भाई साहब आपको बता दिया कि द्रव का द्रव में जो कोलाइड बनता है उसको इमल्सन कहते हैं, और इमल्सन के जो एग्जांपल है दूध और फेस क्रीम है। इसी तरीके से ठोस का द्रव में जो बनता है उसे सोल कहते हैं, और उसका एग्जांपल मैग्नीशियम मिल्क और कीचड़ है। तो जब ये इतनी सारी चीजें हो जाती हैं तो याद तो करनी ही पड़ेंगी ना। ऐसा थोड़ी है कि आप भगवान हो कि आपके दिमाग में एक बार पढ़ के सारी चीजें फंस जाएंगी। भाई साहब हमने भी याद की थी, आपको भी याद करनी पड़ेंगी, लिखना पड़ेगा तब जाके वो चीजें याद होंगी। तो आपको बार बार ये चीजें लिखनी होती हैं जो इंपॉर्टेंट है, तब जाके याद होती हैं। अगर इतना ही आसान होता सिलेक्शन लेना तो हर गली का लड़का आपके सामने गवर्नमेंट जॉब लिए हुआ होता। इसलिए मैं आपको बताता हूं एफर्ट आपको डालने ही पड़ेंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं, इसके आगे आप लोगों को बताया है आसवन विधि, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, और इसके अलावा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां से तो इतने क्वेश्चन पूछता है, इतने क्वेश्चन पूछता है भाई साहब, अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया तो मैं बता रहा हूं आप लोग बहुत पछताएंगे। इसका कॉन्सेप्ट जरूर से क्लियर कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट है ये, इतना इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है, मतलब बहुत आसान भी है ये, ठीक है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे, मिश्रण और यौगिक में अंतर है, बस इतना ही आप लोगों को करना है, और काफी अच्छा खासा चैप्टर है। इसलिए मैं आप लोगों को ज्यादा चीजें दी ही नहीं है। नीचे रीजनिंग के टारगेट में भी बिल्कुल जरा सा टारगेट है, तो इस पे आपको पूरा का पूरा टाइम देना है। अभी टाइम है बेटा, दे लो, नहीं तो बाद में मैं बता रहा हूं जब क्रैश कोर्स चलेगा ना, क्रैश कोर्स, तो उसमें 45 दिन के अंदर, 40 दिन के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस निपटेगा, और बहुत स्पीड में। उस समय तुम लोगों का ही मजा आएगा जिन्होंने सिलेबस कवर कर रखा है। बाकी लोग तो आपको पता है कि जल्दी जल्दी में उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे जितना अच्छे से आप लोग कर पाओगे। तो क्लास 9th की एनसीईआरटी का हम सेकंड नंबर का चैप्टर कर रहे हैं, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं।
कंप्लीट चैप्टर करना है विद एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के साथ। इस चैप्टर को याद रखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी दिया था। इसके साथ साथ हम लोग अगले चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। बायो में हम लोगों के सिर्फ 2 ही चैप्टर बचे हुए हैं, एक ये वाला चैप्टर और एक इससे अगला वाला चैप्टर अनुवांशिकता का। मेरे प्यारे बच्चों बाकी चैप्टर्स हमारे कवर हो चुके हैं और एनसीईआरटी की इतनी ही बायोलॉजी है, इससे ज्यादा नहीं करना है। आप दुनिया भर की चीजें पढ़ते रहो, उससे कोई फायदा नहीं है। आप पहले एनसीईआरटी कवर करिए, वहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आप ये मान के चलिए कि बायो में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो 10th की बायो से ही आते हैं। 9th में तो वो 2 ही चैप्टर हैं, सेल और टिश्यू। जो अगला चैप्टर था डाइवर्सिटी वाला वो हट चुका है, आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए उसको करवाएंगे तो बाद में करवाएंगे, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आया नहीं है उससे क्वेश्चंस, और वो आपके सिलेबस में भी नहीं है, न्यू एनसीईआरटी में है नहीं। इसलिए वो कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए एसएससी हो या कोई भी संस्था हो, वो नहीं चाहती है कि बच्चों को डिस्प्यूट हो, इसलिए आप लोगों के यहाँ आने की उसके क्वेश्चंस उम्मीदें बहुत ज्यादा कम है। एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिला था। क्वेश्चंस आपके न्यू एनसीईआरटी से बन रहे हैं, इसीलिए क्वेश्चंस जो है जब न्यू एनसीईआरटी से बन रहे हैं तो उन चैप्टर से क्वेश्चन उठाए नहीं जा रहे हैं, उनका नजर ही नहीं पड़ रही है उस चीज पे। तो आप ये मान लीजिए कि जीव जनन कैसे करते हैं, ये गिने चुने 2 चैप्टर वहां और 4 चैप्टर यहां है, 2 वहां 4 यहां, 6 चैप्टर हैं। और इन 6 चैप्टर से आप मान के चलिए 7 से 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तक भी आ जाते हैं। तो इस चीज को आप करेंगे, जीव जनन कैसे करते हैं, बहुत अच्छा चैप्टर है, आपको लेक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है हाफ चैप्टर ओनली, तो आधा चैप्टर ही हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट है मैथ्स के अंदर। तो मेरे प्यारे बच्चे मैथ्स में हम लोगों का जो चैप्टर है, पिछली बार हमने 2 चीजें की थी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, उसमें हमने एज वाले चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया था। अभी हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप की। तो पार्टनरशिप हम बात करेंगे वही आपका दोस्त और कोई और 4-5 लोग मिल जाते हैं, 2 लोग मिल जाते हैं, इसने इतना शेयर किया, इसने इतना शेयर किया, बताओ इतना लाभ हुआ तो किसका कितना डिप होगा। बस एक ही बात ध्यान रखनी होती है इसके क्वेश्चंस में, जब आप क्वेश्चंस करोगे ध्यान रखें, मंथ में ले रहे हो तो सारे के सारे मंथ में लोगे। अगर ईयर में ले रखा है कि भैया जिसने 1 साल किया है तो 1 साल है तो सारे के सारे साल में लोगे। ऐसा ना करना कि एक ने 2 साल काम किया तो उसको गुणा कर दिया उसके पैसों से 2 साल से, और एक ने 2 महीने किया तो उसके 2 महीने से गुणा कर दिया। क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, बस इसमें यही ध्यान रखना और कुछ नहीं। ये कंप्लीट चैप्टर करना है, इसके साथ मिक्सचर चैप्टर को भी कंप्लीट करोगे। वही कि चाय मिला दी जाती है, इतना चीज, ये सब चीजें चाय चीनी मिला के, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। कंप्लीट चैप्टर करने हैं दोनों के दोनों, और विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप सोच रहे हो बहुत बड़े हैं, तो बहुत बड़े नहीं है, 3 से 4 घंटे में दोनों चैप्टर्स बड़े आराम से निपट जाएंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर रीजनिंग के अंदर, देखो पिछली बार ही इतना सारा समय दिया है, जब आपको समय दिया जाता है तो उस समय का यूज किया करिए। ये तो आप मेरा बड़प्पन समझिए कि मैं फिर भी आपको टाइम दे देता हूं। ऑल स्टेटमेंट एंड अजम्पशन वाले और कंक्लूजन वाले जो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, जो सारे के सारे टाइप हैं, इसका लेक्चर आपने पिछली बार देखा है। मैं मानता हूं कि कुछ लोगों की चीजें क्लियर नहीं हुई होंगी। ये हफ्ता है आप लोगों के पास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइए अपनी यूथ पब्लिकेशन की बुक से और चीजों को क्लियर करिए। सारे के सारे लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल हैं। अगर फिर भी दिक्कत है आप मेरे को बताइए, मैं आपको लेक्चर और प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, इसका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर कर लीजिए कि स्टेटमेंट अजम्पशन में कब करना होता है, कैसे करना होता है, कंक्लूजन में क्या करना होता है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके भर भर के 2018 में आए थे और 2022 में भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। इसलिए इसको कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करना है। और इस बार इसीलिए रीजनिंग में मैंने बाकी चीजें नहीं डाली है, सिर्फ एक छोटा सा चैप्टर डाला है जो 1 से 2 घंटे का चैप्टर है, वेन डायग्राम। बाकी कुछ भी नहीं है। अगली बार हम स्लोक्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। और इसका सारा का सारा जो कंटेंट है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया एप्लीकेशन पे 5 ही लेक्चर पड़े हुए हैं। अरे वो उस समय ऑटो डबिंग की जो प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने उस पर नहीं डाले, डल जाएंगे। लेकिन आपके पास तो टेलीग्राम ग्रुप में सारे लिंक है, डायरेक्टली देखिए ना यूट्यूब से वीडियो। आपको यूट्यूब से वीडियो मिल गई, उसके अंदर कंटेंट मिल गया, टेस्ट सीरीज वहां पे मिल ही रही है। एप्लीकेशन पे जाके यूज करिए ना, बाकी क्यों परेशान होते रहते हो आप। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है। इसके बाद ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ये बात समझ लेना। 32,000 सीटें इस बार दिख भी रही हैं, हो सकता है अगली बार और भी कम आ जाए, और हो सकता है इस बार सीटें बढ़ भी जाएं। और इस बार तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जिन लड़कों का एएलपी में होगा उन लड़कों का ग्रुप डी में भी होना है, और जिन लड़कों का टेक्नीशियन में होगा उनका ग्रुप डी में भी होना है। तो ये सारे लड़के तो छट गए, सारी की सारी क्रीम तो निकल गई। आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो मेरे प्यारे बच्चे, इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। और फिर जीडीसी के थ्रू आप निकाल लीजिए, बड़े आराम से एएलपी भी बन सकते हो, टेक्नीशियन भी बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर।